हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। और कैसे हैं आप? बढ़िया। आज न्यू हमें पढ़ना है। पिछले अपने चैप्टर में अपन ने पढ़ा बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अपन पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया के कैरेक्टर्स अपन पढ़ चुके हैं, बैक्टीरिया में न्यूट्रिशन पोषण कैसे होता है वो अपन पढ़ चुके हैं। अब हम जो नेक्स्ट और बैक्टीरिया में हम पढ़ चुके हैं रेस्पिरेशन, श्वसन कैसे होता है, कितने प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं श्वसन के आधार पर, वो भी हम पढ़ चुके हैं। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है जो थोड़ा सा हम देख चुके थे, जीवाणुओं में जनन। तो जीवाणुओं में जनन हमने देखा था कि कितने प्रकार से होता है। तो उसमें हमने देखा था सबसे पहला होता है वर्धी जनन, फिर उसके बाद में कायिक जनन और फिर वर्धी जनन, अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन देखते हैं वर्धी जनन के बारे में। वर्धी जनन जो होता है ये जीवाणुओं में दो प्रकार से होता है। तो जीवाणुओं में जनन, रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, फर्स्ट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन फाउंड इन बैक्टीरिया इज कायिक या वर्धी जनन। कायिक या वर्धी जनन। कायिक या वर्धी जनन बैक्टीरिया में दो टाइप से होता है। पहला होता है द्विखंडन द्वारा, बायफिजन, द्विखंडन बायफिजन मेथड, और दूसरा है मुकुलन बडिंग। पहले अपन पढ़ेंगे वर्धी जनन, उसके बाद में अलैंगिक जनन और फिर लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन आते हैं कायिक जनन पर। बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन कितने टाइप से होता है? तीन टाइप से, वर्धी या कायिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन और तीसरा लैंगिक जनन। तो सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं वर्धी जनन के बारे में। वर्धी जनन में पहला प्रकार है द्विखंडन। होता क्या है द्विखंडन में? सबसे पहले बैक्टीरिया में जो पाया जाने वाला डीएनए, बैक्टीरिया में पाया जाने वाला डीएनए का प्रतिकृतिकरण होता है। प्रतिकृतिकरण को इंग्लिश में कहते हैं दी एप्लीकेशन। रेप्लिकेशन मीन्स उसकी बिल्कुल फोटोकॉपी तैयार होना। तो सबसे पहले बैक्टीरिया में फोटोकॉपी तैयार होती है किसकी? डीएनए की। फोटोकॉपी मीन्स बिल्कुल वैसा ही एक और नया डीएनए तैयार होता है। ये डीएनए जो तैयार होता है और दोनों पहले जुड़े हुए रहते हैं, बाद में धीरे 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 अलग हो जाते हैं। और बैक्टीरिया की एक ही कोशिका में जहाँ दोनों अलग हुए हैं डीएनए, उनके बीच में पट निर्माण होता है, एक सेप्टम बन जाता है। उस सेप्टम के कारण पूरा बैक्टीरिया दो भागों में बट जाता है। चलिए देखते हैं कैसे होता है। ये एक बैक्टीरिया की कोशिका है, बैक्टीरिया की सेल है। इस बैक्टीरिया के सेल में एक डीएनए है और ये डीएनए इसका रेप्लिकेशन होना है। तो कैसे होगा ये रेप्लिकेशन? अंतर्निहित पदार्थों से, जिसके अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं, जो भोजन पाया जाता है, उन सब से इसका रीएप्लिकेशन, यानी दो बन जाते हैं ये। और दो बनने के साथ साथ यहाँ पर धीरे से छोटा सा पट निर्माण भी हो जाता है, सेप्टा का निर्माण होने लगता है। ये फर्स्ट कंडीशन है, ये सेकेंड कंडीशन है। और थर्ड कंडीशन में आप देखिए, थर्ड कंडीशन में क्या होता है? दोनों डीएनए अलग अलग हो जाते हैं और इनके बीच में यहाँ पर सेप्टा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। ये थर्ड पोजीशन है। और अगली पोजीशन में, फोर्थ पोजीशन में क्या होता है? इस बैक्टीरिया में अंदर की तरफ सेप्टम पूरा का बनने लग जाता है और ये सेप्टम जो बनता है ये दोनों डीएनए को अलग करता हुआ रहता है। अगली पोजीशन में ये सेप्टा पूरा का पूरा निर्मित हो जाता है। दोनों सेप्टा ऊपर और नीचे के आपस में मिल जाते हैं और मिलकर ये बनाते हैं दो कोशिकाएं। आप दोनों डीएनए पूर्णतः अलग हो चुके हैं, दोनों कोशिकाएं अलग हो चुकी हैं और इस तरह एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। चूंकि इसमें एक बैक्टीरिया से दो बैक्टीरिया बने हैं तो इसीलिए इसे कहा जाता है द्विखंडन। एक बैक्टीरिया से
दो बैक्टीरिया का बनना क्या कहलाता है? द्विखंडन। क्या क्या होता है इसमें? सबसे पहले डीएनए का रीएप्लिकेशन, प्रतिकृतिकरण होता है, और प्रतिकृतिकरण के साथ ही सेप्टा का निर्माण शुरू हो जाता है। सेप्टा के साथ साथ में जैसे जैसे डीएनए प्रतिकृतिकरण हुआ, डीएनए प्रतिकृतिकरण होने के बाद ये अलग अलग होने लगते हैं, सेप्टा के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, और ये सेप्टा अंदर की ओर कोशिका द्रव की ओर बढ़ने लगते हैं। कोशिका द्रव की ओर बढ़ते बढ़ते दोनों सेप्टा आपस में मिल जाते हैं, उनकी भीतर की झिल्ली खुल जाती है और दोनों बैक्टीरिया कोशिकाएं अलग अलग हो जाती हैं। ये जो प्रोसेस है द्विखंडन की, ये ई कोलाई, एस्चेरिया कोलाई नामक, एस्चेरिया कोलाई नामक बैक्टीरिया में पाए जाते हैं। जो गोलाकार जीवाणु होते हैं उसमें ये किसी भी, ये तो मैंने आपको छड़ के आकार का बताया, इसमें ऐसा होता है जो गोलाकार होते हैं उसमें किसी भी तल में, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये जो सेप्टा का निर्माण हुआ है ये इस तरह के 90 डिग्री में हुआ है, लेकिन जो गोलाकार बैक्टीरिया होते हैं उनमें किसी भी तल पर ये सेप्टा का निर्माण हो जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली प्रोसेस है कायिक या वर्गीजनन की अगली प्रोसेस है बडिंग, जिसे हम बडिंग या मुकुलन कहते हैं। मुकुलन में क्या होता है? मुकुलन में सिंपली कोई बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में जो डीएनए पाया जा रहा है वो डीएनए में से उसका कुछ हिस्सा बाहर की ओर इसकी भित्ति से निकलने लगता है और इसके ऊपर एक कवरिंग बन जाती है। ये कवरिंग धीरे धीरे बढ़ते हुए बाहर की ओर बढ़ने लगती है और अंदर से और भी पदार्थ, जिसमें कि कोशिका द्रव्य और कुछ भोजन, राइबोसोम, ये पदार्थ बाहर की ओर निकलने लगते हैं और ये वृद्धि, इसी को हम कहते हैं बड, इसको हम कहते हैं बड या मुकुल। ये वृद्धि धीरे 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 बढ़ती जाती है। इसके अंदर इसमें से और पदार्थ भी जाते हैं, कुछ डीएनए यहाँ रह जाता है, ये डीएनए यहाँ पर रह जाता है और कुछ डीएनए इसमें चला जाता है, यहाँ पर डीएनए पहुंच जाता है, जीव उठ जाता है और ये वृद्धि धीरे धीरे बड़े होने के पश्चात अलग हो जाती है। इसे कहा जाता है बडिंग। बडिंग मीन्स होता है मुकुलन, कलिका का बनना। बडिंग का यदि अपन एकदम हिंदी अर्थ देखें तो होगा कलिका का बनना। तो बैक्टीरिया में उसकी बाह्य भित्ति बाहर की ओर निकलती है, जिसमें डीएनए की कुछ मात्रा चली जाती है, कोशिका द्रव्य चले जाते हैं, कुछ कोशिका के राइबोसोम्स और अन्य जो भोजन है सभी पदार्थ इसके अंदर चले जाते हैं, मेसोसोम्स का निर्माण हो जाता है और ये बडिंग जो है बड धीरे धीरे बढ़ती जाती है और बाद में बैक्टीरिया से अलग होकर पृथक हो जाती है, नए बैक्टीरिया का निर्माण करती है। इस क्रिया को हम कहते हैं बडिंग। ठीक, तो बैक्टीरिया में मुकुलन से कैसे प्रश्न होता है ये समझ में आ गया आपको। तो यहाँ पर हमारा खत्म हो गया कायिक या वर्धी प्रजनन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब सेकेंड हम आते हैं, ये है बैक्टीरिया में होने वाला अलैंगिक प्रजनन। ये अलैंगिक प्रजनन को इंग्लिश में कहते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें दो बैक्टीरिया की जरूरत नहीं पड़ती, एक ही बैक्टीरिया से अगले बैक्टीरिया का निर्माण हो जाता है। तो अलैंगिक प्रजनन में भी पहला प्रकार है, कई प्रकार से होता है। पहला है अंतःबीजाणु द्वारा। अंतःबीजाणु को इंग्लिश में कहते हैं एंडोस्पोर, इसे कहा जाता है एंडोस्पोर, बाय एंडोस्पोर। फिर अगला जो अलैंगिक जनन है वो कैसे होता है? कोनिडिया द्वारा। इंग्लिश में भी इसे कोनिडिया ही कहा जाता है, बीजाणुधानी भी कह सकते हैं। बीजाणुधानी वैसे कई प्रकार की होती है, उसमें से उसका एक टाइप है कोनिडिया। फिर अगला जो है कोनिडिया के बाद में चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु का मतलब होता है बीजाणु तो बनते हैं लेकिन वो बीजाणु में प्रजनन अंग भी होते हैं, फ्लैजेला
बैसिला वगैरह पाए जाते हैं, जो कि जीवाणु को यहाँ से वहाँ जाने में, जीवाणु को जाने में मदद करते हैं जल बीजाणु द्वारा। और चौथा प्रकार है अलैंगिक प्रजनन का कुटी द्वारा। कुटी को इंग्लिश में कहते हैं बाय सिस्ट, CYST सिस्ट। तो अलैंगिक प्रजनन की जीवाणुओं में 4 विधियां हैं। अंतः बीजाणु द्वारा, बाय एंडोस्पोर्स, कोनिडिया द्वारा, बाय कोनिडिया, चल बीजाणु द्वारा, स्पोर्स एंड कुटी द्वारा बाय सिस्ट। तो सबसे पहले हम देखते हैं अंतः बीजाणु। अंतः बीजाणु, जैसा कि इसके नाम से हमें पता चल रहा है कि ये ऐसा बीजाणु है, ऐसा बीजाणु है। देखिए अपन बीज शब्द जानते हैं ना, बीज थोड़ा बड़ा होता है, हमें दिखता है। बीजाणु मतलब बीज जैसा है, लेकिन बीज जैसा अणु है, छोटा अणु है। जैसे बीज नए पौधे को जन्म देता है, वैसे ही बीजाणु भी नए बैक्टीरिया को जन्म देता है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं अंतः बीजाणु। जब विपरीत परिस्थितियां हो, अनुकूल परिस्थितियां ना हो, यानी ज्यादा उसको नमी में रहने वाला है या पानी में रहने वाला है, अंधेरे में रहने वाला है, प्रकाश में रहने वाला, कैसा बैक्टीरिया हो, जब उसको प्रतिकूल परिस्थितियां मिलती है, अपोजिट कंडीशंस मिलती है, तब वो एंडोस्पोर में चेंज हो जाता है। अब कैसे चेंज होता है? एंडोस्पोर्स में ये बैक्टीरिया है ये कोई बैक्टीरिया है, इसके अंदर पाया जाता है DNA। तो होता क्या है, सबसे पहले इसकी जो बाहर भित्ति है, ये चारों ओर एक मोटी परत बनाने लगती है, और उस मोटी परत को कहा जाता है एक्सोस्पोर्स। इसे कहा जाता है एक्सोस्पोरियम, या हिंदी में इसे कहते हैं बाह्य आवरण। इसके अंदर ये बहुत मोटी परत होती है। इसके अंदर में सबसे अंदर जो DNA के अंदर परत होती है, उसे कहा जाता है एंडोस्पोरियम। एंडोस्पोरियम ये सब किससे बनता है? जो जीवाणु के अंदर कोशिका द्रव्य है और अन्य जो भोज्य पदार्थ है, राइबोसोम्स है, सब मिलकर इस प्रक्रिया को कंप्लीट करते हैं। कोशिका भित्ति भी है, कोशिका झिल्ली भी है, सब मिलकर इसको कंप्लीट करते हैं। अब इसके बाद में एक्सोस्पोरियम, फिर एंडोस्पोरियम, इनके बीच में अब यहाँ पर और भी परतें होती हैं, जिन्हें कहा जाता है बाह्य कोट, एग्जिट कोट या एग्जिट आवरण। इसके बाद में यहाँ पर पाया जाता है कॉर्टेक्स, यहाँ पर पाया जाता है कॉर्टेक्स। ऐसे कई परतें मिलकर इस DNA को ढांक लेती हैं, और अंदर जो है ये क्या है? एंडोस्पोर। अब ये एंडोस्पोर पूरी तरह से सुरक्षित हो गया है, और जब इसे अनुकूल परिस्थितियां मिलेंगी, यानी जो इसके जीवन के लिए अच्छी परिस्थितियां मिलेंगी, तो इसका जो सबसे बाह्य आवरण है, ये धीरे धीरे बाहरी नमी को सोखकर फूल जाएगा, फट जाएगा, और बाहर से इसका DNA निकलकर और कोशिका द्रव्य निकलकर नए जीवाणु का निर्माण करेंगे। इस प्रक्रिया में जब ये एक्सोस्पोरियम बनती है, एंडोस्पोरियम बनती है, बाह्य कोट बनता है, तो इसमें कैल्शियम आयन और ग्लाइकोलिक अम्ल जो है, इनका ज्यादा योगदान होता है। ये दोनों मिलकर इस भित्ति का निर्माण करते हैं। ऐसा मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि यही प्रक्रिया सिस्ट के निर्माण में भी होती है, लेकिन उसमें कैल्शियम तो रहता है, लेकिन ग्लाइकोलिक अम्ल नहीं रहता। तो ये फर्स्ट था एंडोस्पोर द्वारा, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसके बाद में है दूसरा बाय कोनिडिया। बाय कोनिडिया ये अंतः बीजाणु, और इसके बाद अगला है इसके द्वारा कोनिडिया द्वारा, बाय कोनिडिया। इसमें क्या होता है? जो जीवाणु कोशिका है, उस कोशिका में बीजाणु बनते जाते हैं, और वो बीजाणु धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते जाते हैं, कोनिडिया बनते हैं। एक टुकड़ा थोड़ा सा अलग होगा, और वो अलग होकर नए जीवाणु को जन्म देगा, फिर और टुकड़ा अलग होगा। तो ऐसे जीवाणु से एक के बाद एक जो है बार बार कोनिडिया निकलते हैं, और प्रत्येक कोनिडिया एक नए जीवाणु को जन्म देता है। अब इसके बाद हम देखते हैं थर्ड चल बीजाणु द्वारा।
बीजाणु ऐसा बीजाणु होता है जो कोलेडिया से बीजाणु निकलते हैं उनमें फ्लैजिला नहीं पाए जाते, लेकिन जो चल बीजाणु होता है यानी जू स्पोर्स होते हैं, ये स्पोर्स चल सकते हैं क्योंकि इनमें फ्लैजिला पाया जाता है और वो फ्लैजिला जीवाणुओं को यहाँ वहाँ जाने में सहायता करता है। तो चल बीजाणु द्वारा जब होता है तो इससे जो स्पोर्स बनते हैं, जो कोलेडिया जैसी रचना होती है लेकिन उसमें क्या पाया जाता है, फ्लैजिला। तो ये एक जीवाणु से उत्पन्न होते हैं, उनका डीएनए विभिन्न भागों में बट जाता है और प्रत्येक डीएनए के टुकड़े के चारों तरफ कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति बन जाती है और ये उसके शरीर से बाहर निकलते हैं और प्रत्येक जूस्पोर नए जीवाणु को जन्म देता है। इसके बाद में है पुटी द्वारा या बाय सिस्ट। अगला है बाय सिस्ट या पुटी द्वारा पुटी निर्माण। अब जब ये भी तब होता है जब अनुकूल परिस्थितियां ना हो, तो जीवाणु जो है ये अपने चारों ओर एक मोटा आवरण बना लेता है, इसमें एक शब्द होता है लेकिन ग्लाइकोलिक अम्ल नहीं होता। इसके अंदर इसका डीएनए और अन्य कोशिकीय पदार्थ है वो सुरक्षित रहते हैं। जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो ये सिस्ट बाहर से अपने जीवन योग्य पदार्थों को अवशोषित करती है और अवशोषित करने के बाद उसको ये इस डीएनए को जीवन जीने योग्य कोशिका में चेंज कर देती है। इस तरह ये पुटी द्वारा सुरक्षित रहता है और अनुकूल परिस्थिति आने पर जीवित रहता है। तो ये था हमारा कौन सा जनन, अलैंगिक जनन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो टॉपिक है लैंगिक जनन। अगला है लैंगिक जनन, इसे हम इंग्लिश में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कहते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए दो कोशिकाओं की आवश्यकता होती है, जिसमें लैंगिक जनन का पहला प्रकार यानी दो ऐसी कोशिकाएं जो एक दूसरे से थोड़ी भिन्न हो, वो यदि मिलकर नए बैक्टीरिया का निर्माण करते हैं तो ऐसे जनन को हम कहते हैं लैंगिक जनन। इसमें सबसे पहला जो है लैंगिक जनन का प्रकार, उसमें पहला है संयुग्मन या इसे कॉन्जुगेशन भी कहा जाता है। क्यों कहते हैं अभी मैं आपको बताती हूँ। फिर सेकेंड, इसका सेकेंड जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का सेकेंड टाइप जो है वो है आपका रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन। बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये। और थर्ड है पारक्रमण, ट्रांसडक्शन। तो बैक्टीरिया में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ये तीन विधियां है, संयुग्मन, रूपांतरण एंड पारक्रमण, कॉन्जुगेशन, ट्रांसफॉर्मेशन एंड ट्रांसडक्शन। इसमें जो संयुग्मन है वो देखते हैं सबसे पहले अपन। ये संयुग्मन विधि में क्या होता है कि दो बैक्टीरिया होते हैं और ये दो बैक्टीरिया की बनावट एक दूसरे से थोड़ी सी अलग होती है। इनमें दोनों में डीएनए तो होता ही है, अपना अपना डीएनए होता है, लेकिन इसमें से एक जो बैक्टीरिया होते हैं उसमें अतिरिक्त लिंग पदार्थ भी पाया जाता है। जिसमें अतिरिक्त लिंग पदार्थ पाया जाता है उसे नर जीवाणु या मेल सेल कहते हैं। मेल सेल कहते हैं, इसे माइनस कोशिका भी कहते हैं। और जिसमें ये लिंगी पदार्थ नहीं पाया जाता, अपने प्लाज्मिड्स पढ़े थे, उस आधार पर इसे डिवाइड किया गया है। इसे धन कोशिका भी कहते हैं, इसे मादा कोशिका भी कहते हैं। और अब क्या होता है, सबसे प्रसिद्ध है ये कोशिकाएं जब पास में आती हैं तो इन दोनों के बीच में एक नलिका का निर्माण होता है और ये नलिका धीरे धीरे आपस में मिल जाती है। ये नलिका धीरे धीरे आपस में मिल जाती है।
मिल जाने के बाद इनके बीच की भित्ति खुल जाती है और खुल जाने पर जब ये खुल जाती है यहाँ पर तो दोनों के बीच में संपर्क स्थापित हो जाता है और इसी नलिका को कहा जाता है संयुग्मन नलिका। कौन सी नलिका? संयुग्मन नलिका। अब क्या होता है, जो नर है, मेल सेल है, इसमें से ये जो लिंग कारक है, इस लिंग कारक में रीएप्लिकेशन होता है। इसके अंदर क्या होता है? रीएप्लिकेशन, जिससे एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ बनता है और वो अनुवांशिक जो पदार्थ है वो बनने के बाद इस कोशिका में यानी मादा कोशिका में प्रवेश करता है। किसके द्वारा? संयुग्मन नलिका द्वारा। और धीरे धीरे अगली कंडीशन में आकर ये इसमें संयुग्मन नलिका द्वारा अगली कोशिका में प्रवेश कर जाता है। यहाँ पर ये इनका खुद का डीएनए है, ये जो डीएनए था इसमें से निकल रहा था और ये होते हुए इसमें प्रवेश कर जाता है। अगली स्थिति में संयुग्मन नलिका द्वारा जब इसमें प्रवेश करता है तो यहाँ पर पहले का पर्सनल डीएनए और अब इसके पास में कुछ मात्रा में डीएनए, इसी से निकला हुआ कुछ पदार्थ इसमें आ गया और इसके पश्चात जब नर कोशिका से मादा कोशिका की ओर ये अनुवांशिक पदार्थ गमन कर जाता है तब ये संयुग्मन नलिका अपने आप ढक हो जाती है। इससे होता क्या है, आप कह रहे होंगे कि ये तो पहले भी तो कोशिका थी, अभी भी तो कोशिका, लेकिन हुआ क्या कि इसके जो गुण थे, अनुवांशिक गुण, वो इसके रूप में यहाँ पर पहुंच गए। तो जिससे जीवाणु का जो टाइप था, जीवाणु का जो प्रकार था वो चेंज हो गया, इसीलिए इसे भी जनन ही कहा जाता है। ये प्रक्रिया कौन सी थी? संयुग्मन। संयुग्मन क्यों कहा गया? क्योंकि इसमें दो जीवाणुओं के बीच संयुग्मन नलिका बनती है। संयुग्मन नलिका बनती है तो किससे किसमें पदार्थ जाता है? नर कोशिका से मादा कोशिका में। नर कोशिका किसे कहते हैं? जिसमें अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ पाया जाता है। वह अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ नर कोशिका में पहले रेप्लिकेट होता है, प्रतिकृति बनती है उसकी, और उसमें से कुछ थोड़ा सा पदार्थ नर कोशिका से संयुग्मन नलिका द्वारा मादा कोशिका में चला जाता है। जब मादा कोशिका में चला जाता है तो वो मादा कोशिका में भी एक अतिरिक्त अनुवांशिक पदार्थ आ जाता है और उसके पश्चात संयुग्मन नलिका गायब हो जाती है और इसके अनुवांशिक गुण नर कोशिका के, ये नर कोशिका थी और ये कौन सी थी? मादा कोशिका। तो नर कोशिका के गुण किसमें चले जाते हैं? मादा कोशिका में। इस प्रक्रिया को हम कौन सी विधि कहते हैं? संयुग्मन विधि। इसके बाद सेकेंड आता है रूपांतरण। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इसको आप बहुत अच्छे से समझिए और काफी पूछा जाने वाला भी प्रश्न है, इंटरेस्टिंग भी है कि कैसे होता है ये। आप जीवाणु की, जब हम लोग जीवाणु की रचना कर रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जीवाणु दो प्रकार के होते हैं, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं उनकी सबसे बाहरी परत में स्लाइम लेयर पाई जाती है, अवंग परत, और जो कैप्सुलेटेड होते हैं उनमें अवंग परत नहीं, बहुत ही कठोर भित्ति उसमें पाई जाती है, इस कारण उसे कहा जाता है कैप्सूल। अब इनमें डिफरेंस क्या है? जो कैप्सुलेटेड बैक्टीरिया होते हैं वो हानिकारक होते हैं और जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं वो हानिकारक नहीं होते। आप देखिए, यदि कोई ऐसे बैक्टीरिया हैं जो निमोनिया उत्पन्न करते हैं, उसके भी दो टाइप होते हैं, कैप्सुलेटेड एंड नॉन कैप्सुलेटेड। चूहे में चूहे में जो निमोनिया उत्पन्न करते हैं, ये जीवाणु दो प्रकार के होते हैं। दोनों का सब कुछ ठीक एक बराबर है, लेकिन डिफरेंस केवल कहाँ पर है कि एक कैप्सुलेटेड है और एक नॉन कैप्सुलेटेड। तो जो कैप्सुलेटेड है वो रोग उत्पन्न करता है और जो नॉन कैप्सुलेटेड है वो रोग उत्पन्न नहीं करता है। तो इस पर एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने पूरा प्रयोग किया और प्रयोग करने पर उन्होंने पाया कि क्या होता है जब दोनों जीवाणु एक साथ डाले जाए, नहीं डाले जाए। चलिए अपन देखते हैं इसको। वैज्ञानिक का नाम था ग्रिफिथ। उन्होंने इस विधि का पता लगाया था कि जीवाणुओं में इस विधि द्वारा भी रिप्रोडक्शन होता है। उसका नाम है रूपांतरण। ग्रिफिथ ने कौन सी जीवाणु के लैंगिक जनन की विधि का पता लगाया था? रूपांतरण। और
ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग है उसके रूप का क्या हो जाना, बदल जाना। देखिए आप सामने अच्छे से देखिए, समझिए। एक निमोनिया उत्पन्न करने वाला है और एक निमोनिया उत्पन्न नहीं करने वाला। T2 उन्होंने दो प्रकार के चूहों में निमोनिया उत्पन्न करने वाले जो बैक्टीरिया थे वो लिए और उन्होंने देखा कि ये जो T2 है ये नॉन कैप्सुलेटेड है, इनमें अभंग परत होती है, और जो T3 है वो कैप्सुलेटेड है। ये अरोगकारक है और ये रोगकारक। दो प्रकार के जीवाणु लिए तो क्या रोग उत्पन्न करते थे, निमोनिया। किसको उत्पन्न करते थे, चूहों में। तो ग्रिफिथ नामक वैज्ञानिक ने दो प्रकार के बैक्टीरिया लिए, निमोनिया उत्पन्न करने वाले, नॉन कैप्सुलेटेड एंड कैप्सुलेटेड। इन्होंने कई प्रयोग किए, जिसमें सबसे फर्स्ट प्रयोग में इन्होंने क्या किया, चूहों में, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाती हूँ, चूहों के शरीर में, चूहे के शरीर में पहले इन्होंने T2 प्रकार के बैक्टीरिया को डाला। जब T2 के प्रकार के बैक्टीरिया को डाला, कुछ दिन वेट किया तो देखा कि उन्हें कोई रोग नहीं हुआ और वो जीवित थे, जीवित नहीं। अब दूसरा प्रयोग किया उन्होंने, क्या प्रयोग किया कि चूहे के शरीर में, चूहे के शरीर में T3 टाइप के बैक्टीरिया को डाला। T3 टाइप कौन सा वाला था, जो रोग उत्पन्न करता था। इनको डाला और डाला तो देखा चूहे मर गए, उनको निमोनिया हो गया और वो क्या हो गए, मर गए। अब क्या किया इन्होंने, T2 और T3 को मिलाकर डाला। अगले प्रयोग में इन्होंने क्या किया, T2 और T3 को चूहे के शरीर में जीवित T2 प्लस T3 डाले तो देखा चूहे मर गए। क्यों मर गए, क्योंकि उनको क्या हो गया, निमोनिया रोग हो गया। अब वो इस निष्कर्ष पर तो पहुंच गए कि जो T2 है वो रोग उत्पन्न नहीं करता, T3 रोग उत्पन्न करता है। यदि दोनों को एक साथ जीवित डाला जाए तो भी T2 कुछ नहीं कर पाता, लेकिन T3 क्या करता है, रोग उत्पन्न करता है, चूहे मर जाते हैं। अब उन्होंने क्या किया, अगले प्रयोग में चूहों में, चूहे के शरीर में जीवित T2 प्लस सांप द्वारा मारे गए T3 प्रवेश करा। जीवित T2 एंड T2 मीन्स आरोगकारक और T3 मतलब रोगकारक, इनको एक साथ मिला दिया और प्रवेश करा। अब देखिए T2 जीवित थे, ये इसको आप ध्यान रखिए, ये जीवित है और ये कैसे है, मरे हुए। जो जीवित है वो रोग उत्पन्न नहीं करते, जो मरे हुए हैं वो रोग उत्पन्न करते। अब उन्होंने जब ये प्रयोग किया तो आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, रोग उत्पन्न नहीं होना चाहिए। लेकिन उन्होंने देखा कि जो चूहे थे उनको निमोनिया रोग हुआ और चूहे मर गए, चूहे मर गए। तो उन्होंने इस पर फिर बहुत खोज की और खोज करने के बाद पता चला कि बैक्टीरिया में ये गुण होता है, बैक्टीरिया की कोशिका में ये गुण होता है कि वो मरी हुई कोशिकाओं के डीएनए से भी, मरी हुई कोशिकाओं के डीएनए को लेकर अपने रूप को परिवर्तित कर सकती हैं। उन्होंने जब प्रयोग किया तो देखा, उन्होंने पाया कि जो मरे हुए चूहे थे, उन मरे हुए चूहों के शरीर में, जिंदा मरे हुए चूहों के शरीर में जीवित T3 टाइप के जीवाणु मिले। इंटरेस्टिंग है ना। देखिए डाले कौन से थे, मरे हुए T3, जीवित कौन थे, T2। लेकिन बाद में उन्होंने पाया
कि चूहे के शरीर, जब चूहा मर गए, उनको निमोनिया हो चुका, तो उन्होंने पाया कि चूहे के शरीर के अंदर उनको जीवित T3 टाइप के बैक्टीरिया मिले। तो वो बड़े हैरान हो गए। उन्होंने और प्रयोग को बढ़ाया और पाया कि जो T2 टाइप के यानी जो रोगकारक जीवाणु थे, इन्होंने क्या किया था कि इन मरे हुए T3 रोगकारक जीवाणुओं के डीएनए को लेकर उससे अपने डीएनए को चेंज कर लिया था। तो मतलब अपना पूरा रूप बदल लिया था। इसीलिए इस विधि को क्या कहा जाता है? रूपांतरण। जिससे T2 प्रकार यानी जो रोगकारक प्रकार था, पूरा का पूरा किसमें बदल गया था? रोगकारक यानी T3 में चेंज हो गया था। इसे कहा गया कि चूहे, इसी कारण चूहे क्या हो गए? मर गए। आप समझ में आ गया? आपको फिर से एक बार समझा दूं। ग्रिफिथ ने रूपांतरण की जो विधि है वो बताई कि बैक्टीरिया में रूपांतरण विधि से भी प्रजनन होता है। हमने ये बताया कि बैक्टीरिया के अंदर किसी भी अन्य पदार्थ, अन्य जीव के डीएनए को लेकर अपना रूप चेंज करने की क्षमता होती है, और उस चेंज करने की क्षमता को उन्होंने प्रयोग द्वारा दर्शाया ग्रिफिथ ने, जिसमें उसने चूहों में निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाले जीवाणु लिए, जिसमें दो प्रकार के होते हैं, नॉन कैप्सुलेटेड एंड कैप्सुलेटेड। जो नॉन कैप्सुलेटेड होते हैं वो आरोगकारक होते हैं, और जो कैप्सुलेटेड होते हैं वो रोगकारक होते हैं। नॉन कैप्सुलेटेड को उन्हें नाम दिया T2 और कैप्सुलेटेड को नाम दिया T3। अब प्रयोग में पहले चूहे के शरीर में उन्हें T2 यानी नॉन कैप्सुलेटेड आरोगकारक जीवाणु को प्रवेश कराया, तो देखा चूहों को कोई रोग नहीं हुआ, जीवित हुए। सेकेंड प्रयोग में उन्होंने क्या किया? चूहे के शरीर में T3 टाइप के बैक्टीरिया को डाला, कैप्सुलेटेड रोगकारक, उनको डाला, तो देखा चूहे क्या हो गए? मर गए, उनको निमोनिया हुआ, वो मर गए। अगले प्रयोग में उन्होंने क्या किया? जीवित T2 + T3 को मिक्स करके डाला चूहे के शरीर में, तो भी देखा उन्हें चूहों को निमोनिया हो गया, मर गए। अगले प्रयोग में उन्होंने किया कि चूहे के शरीर में जीवित T2 यानी आरोगकारक और ताप द्वारा मारे गए कैप्सुलेटेड रोगकारक जीवाणु को डाला, और डालने के बाद उन्होंने प्रयोग किया, तो उन्होंने देखा कि चूहे मर गए। वो हैरान रह गए। उन्होंने फिर प्रयोग, चूहे जो मरे हुए चूहे थे उनके अंदर जो बैक्टीरिया थे उनका अध्ययन किया, तो पाया कि उसमें जीवित T3 जो बैक्टीरिया है वो मिले। जीवित T3 बैक्टीरिया मिलने का कारण उन्होंने पता लगाया, तो पता लगा कि जो जीवित T2 थे, रोगकारक थे, इन्होंने मरे हुए T3 के डीएनए को लेकर अपने रूप को क्या कर लिया? चेंज कर लिया, और T3 का जीवित टाइप उसमें। ठीक है, समझ में आ गया सबको? मुझे लगता है सबको समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अपन ने पढ़ लिया संयुग्मन और रूपांतरण। अब अपन थर्ड पढ़ते हैं, पारक्रमण, ट्रांसडक्शन। जीवाणुओं में लैंगिक जनन की तीसरी विधि, जिसका हिंदी नाम है पारक्रमण, और इंग्लिश में इसे कहते हैं ट्रांसडक्शन। ठीक है, चलिए ये देखते हैं अपन। इसका थोड़ा सा अलग टाइप है। ये पारक्रमण में होता क्या है कि आपने एक सुना होगा, गंगा का पानी शुद्ध क्यों रहता है? क्योंकि गंगा के पानी में बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। बैक्टीरियोफेज का हिंदी नाम है जीवाणु भोजी। तो ये प्रक्रिया जीवाणु भोजी द्वारा होती है। जेंडर नामक वैज्ञानिक ने इसका प्रयोग किया। प्रयोग करने के बाद उन्होंने बताया कि जीवाणुओं में ये प्रकृति होती है जीवाणु भोजी में, कि वो क्या करता है, यदि किसी जीवाणु के ऊपर आक्रमण करता है, वास्तव में जीवाणु भोजी एक विषाणु है जो जीवाणु पर आक्रमण करता है, और उसको प्रवेश करने के बाद अपने डीएनए को भी तोड़ देता है, और जिसमें प्रवेश करता है उसके डीएनए को भी तोड़ देता है। और दोनों का यानी एक विषाणु जीवाणु भोजी का डीएनए और जिसमें उसने प्रवेश किया है परपोषी कोशिका, उन दोनों का डीएनए जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद वो एक नए प्रकार के डीएनए में परिवर्तित हो जाता है, अपने चारों तरफ कोटिंग करके परपोषी कोशिका से बाहर निकल आता है।
इसमें भी इस पारक्रमण को दो भागों में बांटा गया, विशिष्ट पारक्रमण और सामान्य पारक्रमण। विशिष्ट पारक्रमण में क्या होता है, कुछ विशिष्ट जीन्स केवल उन्हीं का रेप्लिकेशन होता है, ज्यादा निर्मित होती है। और सामान्य पारक्रमण में क्या होता है, डीएनए का कोई भी टुकड़ा एक से दूसरे में प्रवेश कर सकता है। चलिए इसको अपन समझते हैं। ट्रांसडक्शन, ट्रांसडक्शन में मैंने आपको बताया किसके द्वारा होता है, जीवाणु भोजी द्वारा। जीवाणु भोजी वास्तव में एक विषाणु है जो हमारे लिए फायदेमंद है। इसके द्वारा गंगा का पानी साफ रहता है, कभी भी दूषित नहीं होता, क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी बैक्टीरियोफेज पाए जाते हैं। और ये बैक्टीरियोफेज जो है ये परपोषी जीवाणु कोशिका, ये एक परपोषी जीवाणु कोशिका है। और इसके ऊपर में जो जीवाणु भोजी है ये इस तरह से आकर, इसकी आकृति ऐसी होती है और ये आकर ऐसे चिपक जाता है परपोषी कोशिका में और इसकी बाह्य भित्ति को खोल देता है। इसके अंदर जो इसका डीएनए पाया जाता है, ये डीएनए अगली स्थिति में इसके अंदर प्रवेश कर जाता है, अगली स्थिति में इसके अंदर प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करके ये डीएनए इसमें आ गया, इसके अंदर इसका एक पर्सनल डीएनए यहाँ पर है ही, यहाँ पर डीएनए है ही। जब इसका डीएनए, ये क्या है, जीवाणु भोजी, और ये क्या है, परपोषी कोशिका, परपोषी कोशिका जो कि एक जीवाणु है, इंग्लिश में से कहते हैं होस्ट सेल या होस्ट बैक्टीरिया, इसमें प्रवेश करेगा। प्रवेश करने के बाद नेक्स्ट ये फर्स्ट पोजीशन, ये सेकेंड पोजीशन, इसमें जो इसकी बाहर की प्रोटीन की कवरिंग है ये परपोषी कोशिका के बाहर ही रह जाती है। और अंदर जाकर जो इस जीवाणु भोजी का जो डीएनए है ये क्या करता है, देखिए इसका जो बाकी शरीर है बाहर ही है और जो डीएनए अंदर गया वो कई टुकड़ों में बट जाता है। ये जो डीएनए था कई टुकड़ों में बट गया और क्या करता है वो इसके डीएनए को भी कई टुकड़ों में बांट देता है। जो इसका परपोषी कोशिका का डीएनए था उसको भी कई भागों में बांट देता है। अब क्या होता है, आप देखिए ये अपन थोड़ा सा अलग कलर कर लेते हैं। ये इसका पर्सनल डीएनए था और ये जो बाहर से आया है उसका डीएनए है। ये कई टुकड़ों में बटा और इसने इस पर अटैक करके इसको भी कई टुकड़ों में बांट दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, नेक्स्ट स्टेप में ये ऐसे बना देते हैं। नेक्स्ट स्टेप में अब क्या होता है कि ये और ये आपस में जुड़ जाते हैं, ये और ये और ये, यानी एक जीवाणु भोजी का टुकड़ा और एक परपोषी कोशिका का टुकड़ा, ऐसे बहुत सारे पार्ट इसमें बन जाते हैं और ये बनकर ये बहुत सारे ऐसे टुकड़े बन जाते हैं। अब क्या होता है अगले स्टेप में, अगले स्टेप में होस्ट सेल जो है, इस होस्ट सेल के जितना भी कोशिका द्रव्य है उस कोशिका द्रव्य में से ये बहुत सारे बन चुके हैं डीएनए के भाग। अब इसके कोशिका द्रव्य से इसके चारों ओर की कवरिंग तैयार होने लगी है और कवरिंग तैयार होकर इसमें बहुत सारे जीवाणु भोजी तैयार हो जाते हैं और तैयार होकर ये इस होस्ट सेल को फाड़कर बाहर निकल आते हैं। ये इस होस्ट सेल को फाड़कर, इस होस्ट सेल को ये फाड़ेंगे और फाड़कर इसको ये यहाँ पर चिपका ही रह जाएगा, इसका कोई मीनिंग अब यहाँ पर नहीं है। और ये जो जितने भी यहाँ पर बने हुए थे जीवाणु के टुकड़े से, ये मिक्स टाइप है और इसमें से प्रत्येक से एक एक अलग अलग बैक्टीरियोफेज
फेज तैयार हो गया और ये जो बैक्टीरियोफेज तैयार हुआ है ये अब ना तो इस जीवाणुकोजी जैसा है और ना तो इस होस्ट सेल जैसा है, ये दोनों से डिफरेंट है क्योंकि इसके अनुवांशिक गुण दोनों से मिलते जुलते नहीं है। ये इसमें मिक्सचर है, किसका मिक्सचर है, होस्ट सेल और बैक्टीरियोफेज का। इस तरह ये होस्ट सेल पूरी की पूरी डिस्ट्रॉय हो जाती है, खत्म हो जाती है और इसके पूरे जीव द्रव्य, इसके डीएनए सबसे मिलकर नए बैक्टीरियोफेज तैयार होते हैं जो अपने जनक कौन कौन है उनके, होस्ट सेल एंड बैक्टीरियोफेज दोनों से ही लक्षणों में भिन्न होते हैं। इस प्रकार एक दो अलग जनकों से अलग विभिन्न संतानों का जन्म हुआ, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, लैंगिक जनन। और इस विधि का नाम क्या है, पारक्रमण। ठीक, फिर से एक बार समझ लेते हैं। पारक्रमण में दो कोशिकाएं होती हैं, एक होती है होस्ट सेल और एक होती है बैक्टीरियोफेज। बैक्टीरियोफेज क्या बताया मैंने, गंगा के पानी में पाया जाता है। ये ऐसा जीवाणुकोजी है, विषाणु है वास्तव में ये, कि जो क्या करता है, जो हानिकारक बैक्टीरिया को खत्म करता है उनको। तो हानिकारक बैक्टीरिया के ये बॉडी पर चिपक जाता है इसका प्रोटीन कवरेज और इससे जो डीएनए है वो निकलकर होस्ट सेल परपोषी जीवाणु कोशिका में प्रवेश करता है। वहां प्रवेश करने के बाद ये कई टुकड़ों में टूट जाता है और अपने रसायन द्वारा उसके डीएनए को भी कई भागों में तोड़ देता है। दोनों के टुकड़े आपस में जुड़ जाते हैं। इसके पश्चात इसी जीवाणु कोशिका के कोशिका द्रव्य अन्य पदार्थों से और नए जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण होता है। ये जीवाणु कोशिका इसमें बनने के पश्चात कोशिका की भित्ति को फाड़कर बाहर निकल आते हैं और ये जो नए जीवाणु कोशिका बनते हैं ये ना तो जीवाणु कोशिका के बिल्कुल समान होते हैं और ना ही जीवाणु कोशिका के। इस तरह नए प्रकार के जीवाणु कोशिकाओं का निर्माण हो जाता है और इस विधि को हम क्या बोलते हैं, पारक्रमण। तो आज हमने पढ़ा जीवाणुओं में जनन तीन प्रकार से। पहला वर्धी प्रजनन या कायिक जनन, जिसमें हमने दो प्रकार पढ़े। वो दो प्रकार कौन से थे, वो दो प्रकार थे आपके, पहला द्विखंडन, ध्यान में आया। फिर उसके बाद दूसरा हमने पढ़ा था मुकुलन, ध्यान में आया। फिर हमने पढ़ा अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में सबसे पहले हमने पढ़ा अंतःबीजाणु द्वारा, सबसे बड़ी रचना है जो प्रतिकूल परिस्थितियों में उत्पन्न होती है, कोनिडिया द्वारा, चल बीजाणु द्वारा और उसके बाद सबसे लास्ट में पढ़ा हमने कुटी द्वारा। ठीक, उसके बाद हमने क्या पढ़ा, लैंगिक जनन। लैंगिक जनन में भी दो कोशिकाओं की जरूरत होती है और इसमें जो तीन विधियां थी वो तीन विधियों में से पहली थी संयुग्मन, दूसरी थी रूपांतरण और तीसरी थी पारक्रमण। संयुग्मन में संयुग्मन नलिका बनती है, रूपांतरण में रूप चेंज होता है और पारक्रमण में बिल्कुल नई प्रकार की कोशिका बनती है। अब आज के प्रश्न, आप पूरे वीडियो देखा करिए और उसमें कहीं समझ में नहीं आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे पर्सनल नंबर पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। और यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप उसको लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। चलिए अब आज के प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न, द्विखंडन विधि से जनन करने वाले किसी एक जीवाणु का नाम बताइए। दूसरा प्रश्न, अंतःबीजाणु में सबसे बाहरी कवर का नाम क्या है। अंतःबीजाणु के सबसे बाहरी आवरण का नाम क्या है। दूसरा प्रश्न हो गया। तीसरा प्रश्न, प्रतिकूल परिस्थितियों में जीवाणुओं में किस प्रकार का प्रजनन पाया जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न, रूपांतरण विधि की खोज किसने की थी। रूपांतरण विधि की खोज किसने की थी। आखिरी प्रश्न, पारक्रमण की क्रिया, ट्रांसडक्शन की क्रिया
किसके द्वारा संपन्न होती है? कौन सा ऐसा जीव है जो इस क्रिया को संपन्न कराता है?